तो चलें आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो है केमिस्ट्री के बारे में, चैप्टर 1 है 9th क्लास का, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आज इसका यूनिट नंबर 10 जो है वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में जो हमने क्वेश्चन देखना है, बल्कि हमने एक्सरसाइज देखनी है। चैप्टर 1 की जो एक्सरसाइज है इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो आज हमने सारी जो है वो करनी है। इसलिए मेरी वीडियो जो है वो थोड़ी लेंथी होगी, आप लोगों ने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके एग्जैक्ट आंसर बताऊंगा कि आप लोगों ने जो है वो कैसे लिखने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 1 है एक्सरसाइज का, चैप्टर 1 की जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है कि डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है और एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, इसको डिफाइन करना है आपने। जस्ट जब भी कोई चीज़ की डेफिनेशन एग्जाम में मांगता है तो आपने डिफाइन करने के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी देनी होती हैं। तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच होती है जो डील करती है केमिकल कंपाउंड जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं कमर्शियल स्केल पर, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में। इंडस्ट्रियल उसको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बोलते हैं उसको। इसके एग्जांपल में आप क्लोरीन की मैन्युफैक्चरिंग लिख सकते हैं, अमोनिया की लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और बाकी भी जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं उनकी प्रोडक्शन जो है उसको एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं। वाइल आपने लिखना वाइल एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल फूड, वाटर, इन्वायरमेंट एक्स्ट्रा। लेकिन जो एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है इसमें हमने एनालाइज करना होता है। ठीक है, इसमें हमने डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी सैंपल के अंदर, उनको हमने क्या करना होता है? आइडेंटिफाई करना होता है और उनको क्या करना होता है? सेपरेट करना होता है। तो इसमें आप एग्जांपल के तौर पर फूड लिख सकते हैं, वाटर लिख सकते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ गैसेज होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, इस तरह की जो एग्जाम्पल्स हैं आप दे सकते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंस क्या होता है वो आप बताएं। तो आप इसका आंसर में लिखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन आइटम्स, फॉर एग्जांपल CH4 जिसको हम मीथेन बोलते हैं, अल्कोहल्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी केमिस्ट्री होती है? ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है जो ऐसे कंपाउंड्स को डील करती है, ठीक है, जिनके अंदर कार्बन होता है, ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर कार्बन एटम होता है उनको डील करती है। इस तरह की जो केमिस्ट्री होती है, इस तरह की जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। लेकिन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, वाइल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल वाटर, सॉल्ट, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह। लेकिन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं या उनके कंपाउंड्स हैं उनको डील करती है एक्सेप्ट ऑर्गेनिक की। ठीक है, अदर देन ऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उनको जो डील करती है वो क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। फॉर एग्जांपल हमारे वाटर, सॉल्ट, ऑक्सीजन वगैरह जो हैं इनको जो डील करेगी वो कौन सी है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो डील करेगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास वो है कि गिव द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। मैं थोड़ा सा तेज़ क्वेश्चन जो है वो आंसर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इनके बारे में ऑलरेडी मेरे जो प्रीवियस यूनिट्स हैं उनके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आप जस्ट जो मैंने आंसर लिखे हैं आप इनको एग्जैक्टली जैसे जो है वो याद कर सकते हैं। गिव द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या है, मतलब बायोकेमिस्ट्री जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है वो आपने इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर बताना है। तो आप आंसर लिखेंगे, आंसर में आप लिखेंगे बायोकेमिस्ट्री हैज़ अ वाइड एंड एमर्जिंग स्कोप इन द फॉलोइंग एरियाज। ठीक है, इन सब एरियाज़ के अंदर बायोकेमिस्ट्री का क्या है? स्कोप है। नंबर 1 में हमारे पास है कि एंजाइमोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें आप एंजाइम्स के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एंजाइमोलॉजी। नंबर 2 में है हमारे पास एंडोक्राइनोलॉजी, इसमें स्टडी ऑफ हार्मोन्स जो है वो की जाती है। नंबर 3 में आप लिखेंगे क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, स्टडी ऑफ डिजीज़ के बारे में जो है वो स्टडी की जाती है, जो आपकी क्लिनिक्स वगैरह में जो केमिस्ट्री यूज़ होती है उसको बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। नंबर 4 पे आप लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री, स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स एंड देयर फंक्शंस।
इसके अलावा और भी इसकी बहुत सारी जो हैं वो ब्रांचेज हैं, इसका स्कोप में शामिल आती हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल बायोकेमिस्ट्री आती है, फार्माकोलॉजिकल बायोकेमिस्ट्री आती है, फार्मेसी वगैरह से मतलब एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हमारी जो सॉइल से रिलेटेड यूज़ हो रही है उसके अंदर बायोकेमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। तो आप इन 4 में से कोई भी 3 जो है वो लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास वो है कि हाउ डज होमोजीनियस मिक्सचर डिफर फ्रॉम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो कैसे डिफर करता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर नंबर 1 विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, मतलब उसके पूरे वॉल्यूम के अंदर उसमें अंदर जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। नंबर 2 में इसमें क्या आता है, कैन नॉट बी सीन सेपरेटली, और उनको हम सेपरेटली नहीं देख सकते। ये आपने ऐसे ही जो है वो वर्डिंग लिखनी है। फॉर एग्जांपल टी फ्रूट जूस जो है, मसलन टी के अंदर अब हमारे पास मिल्क होता है, वाटर होता है, शुगर होती है, ठीक है, और टी जो बीन होते हैं वो होते हैं, या कॉफ़ी बीन जो भी आप कह लें, ठीक है। हम उनको जो है वो डिफरेंट सेपरेट नहीं कर सकते और उनकी जो है वो फिक्स जो है ना यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट वॉल्यूम। इसके बाद नंबर 2 में जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैसा मिक्सचर होता है, नंबर 1 विच डज नॉट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, उसमें उसका जितना भी वॉल्यूम होता है उसके अंदर उसके जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, डिफरेंट होती है, ठीक है। नंबर 2 कैन बी सीन सेपरेटली, उनको हम सेपरेट देख सकते हैं, जितने भी सब्सटेंस उसके अंदर होते हैं उनको हम सेपरेट जो है वो देख सकते हैं। इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं कि मिक्स ड्राई फ्रूट्स या आइसक्रीम ऑन आइस ऑन वाटर। मसलन एक ड्राई फ्रूट्स की आपके पास एक प्लेट है, ठीक है, तो उसके अंदर जो डिफरेंट फ्रूट्स होंगे वो आप जो है वो ड्राई फ्रूट्स होंगे वो आप जो है वो देख सकते हैं, उनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, वो डिफरेंट कंपोजिशन से जो है वो पड़े हुए होते हैं। तो ये दोनों में जो है वो डिफरेंस होता है, आपने इन दोनों को जो है वैसे ही लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें है कि व्हाट इज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो क्या होता है और हाउ इज़ इट रिलेटेड टू ग्राम, और वो ग्राम से कैसे जो है वो रिलेट करता है। अब उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, इसके आंसर में आप लिखेंगे द रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ द एवरेज मास ऑफ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट एज कम्पेयर टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। इट्स यूनिट इज एटॉमिक मास यूनिट एंड इज डिनोटेड बाई AMU। तो आप सिंपल ऐसे ही लिखेंगे कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, बेसिकली ये एवरेज मास होता है, ठीक है, मास ऑफ द एटम ऑफ एन, किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनका एवरेज मास होता है और इसको कंपेयर किया जाता है किसके साथ, 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, मतलब जो कार्बन 12 आइसोटॉप होता है हमारे पास उसके 1/12 से इसे कंपेयर किया जाता है, और इसकी जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, और इसको AMU से लिखते हैं, ठीक है। आपने ऐसी जो वर्डिंग लिखनी है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि ये कैसे रिलेट करता है ग्राम से, तो आप लिखेंगे एंड 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये कैसे रिलेट किया कि जो 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, मतलब 1 AMU जो होता है वो इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होता है, ठीक है। ये इन दोनों का जो है वो मैथमेटिकल रिलेशन है, उसने वो पूछा आपसे। तो ये अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपने ये सेम ऐसे जो आपने एग्जाम के अंदर लिख देने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला विद एन एग्जाम्पल। एम्पिरिकल फार्मूला जो है उसको एग्जाम्पल के साथ आपने डिफाइन करना है। सिंपल ये सारे क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने यूनिट्स के अंदर जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैं जो है वो थोड़ा फास्ट जो है वो चल रहा हूँ। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए केमिकल कंपाउंड इज, मतलब उसको क्या आपने ऐसे आगे स्टार्ट करना है, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, मतलब कंपाउंड के अंदर जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है किसी भी एलिमेंट्स की, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है, एलिमेंट्स की किसी भी कंपाउंड्स के अंदर। फॉर एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज HO। इसकी सिंपल जो होल नंबर रेशियो होगी इसके एलिमेंट्स की वो क्या है, HO। इनको मैंने ऑलरेडी निकालना सिखाया हुआ है एम्पिरिकल फार्मूला वाली यूनिट के अंदर। अगर आप लोगों को नहीं निकालनी आती सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो तो आप काइंडली वो यूनिट जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद प्लीज़ रेफर टू यूनिट 5। यूनिट 5 है मेरी जिसके अंदर मैंने एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आता है, वो है कि स्टेट 3 रीजंस व्हाई डू यू थिंक एयर इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर अ कंपाउंड।
मतलब वो कह रहा है कि 3 रीज़न आपने बतानी है कि आपको क्यों लगता है कि जो एयर है वो मिक्सचर है और वाटर जो है वो कंपाउंड है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर अक्सर जो है वो आता होता है। तो इसके आंसर में आप लोग क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एयर इज़ अ मिक्सचर बिकॉज नंबर 1 इट कंसिस्ट ऑफ मैनी गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। आपने कहना है कि जो एयर है वो मिक्सचर है। अगर आप लोगों को मिक्सचर और कंपाउंड की डेफिनेशन ये दोनों में डिफरेंस समझ नहीं आता या नहीं आता तो मेरी प्रीवियस यूनिट जो मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में है काइंडली आप उधर रेफर करें और मैंने वहाँ पे ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ दोनों का डिफरेंस। तो आप क्या लिखेंगे, एयर क्यों मिक्सचर है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं। पहले इसकी रीज़न आप ये लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे कि दे हैव वेरिएबल कंपोजिशन, इनके अंदर इनकी जो कंपोजिशन होती है वो वेरी करती है, फिक्स नहीं रहती। ये दूसरा इसके आप रीज़न लिखेंगे। नंबर 3 में आप लिखेंगे डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स आर आल्सो प्रेजेंट, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं और वाटर वेपर्स भी इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये इस काइंड ऑफ मिक्सचर इज नॉट अ प्योर फॉर्म। इसके बाद आप लिखेंगे वाटर इज़ अ कंपाउंड बिकॉज, वाटर क्यों कंपाउंड है, बिकॉज इट्स एलिमेंट्स आर बाउंड टुगेदर केमिकली, इसके एलिमेंट्स जो है वो केमिकली बाउंड होते हैं, कंपाउंड की डेफिनेशन के अंदर फॉल होती है ये। नंबर 2 इट्स एलिमेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन, इसके एलिमेंट्स जो हैं वो फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं किए जा सकते, ऑल्दो केमिकल प्रोसेस से सेपरेट किए जा सकते हैं लेकिन बाय फिजिकल मीन दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। नंबर 3 में आप लिखेंगे इट हैज़ फिक्स कंपोजिशन, इनकी कंपोजिशन फिक्स रहती है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस में जो आप ये तीनों पॉइंट्स है लिखेंगे, एयर इज अ मिक्सचर बिकॉज इट्स कंसिस्ट ऑफ मैनी गैसेस, उसमें डिफरेंट गैसेस होती हैं, उनकी वेरिएबल कंपोजिशन होती है और इसके अंदर डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर्स भी जो पाई जाती है। वाटर जो है वो कंपाउंड है क्योंकि इसके एलिमेंट्स जो है वो केमिकली हेल्ड टुगेदर होते हैं और इनको फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं किया जा सकता और इनकी कंपोजिशन भी जो है वो फिक्स होती है। ये तीन जो है वो दोनों में आपने डिफरेंशिएशन इनके जो है वो लिखने हैं। इसके बाद नंबर 8 पे जो क्वेश्चन है उसमें है कि एक्सप्लेन वाई आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंसिडर्ड एलिमेंट्स एंड वाटर अ कंपाउंड। वो कह रहा है कि आप बताएं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एलिमेंट्स कंसिडर किए जाते हैं लेकिन जो वाटर है उसको कंपाउंड कंसिडर किया जाता है, क्यों। तो अगर आप लोगों को एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की डेफिनेशन नहीं आती तो मेरी प्रीवियस यूनिट्स है, काइंडली उसमें रेफर करें। तो इसका एग्जाम्पल इसके आंसर में आप लिखेंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंसिडर्ड एलिमेंट्स बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ आइटम्स, ठीक है। सबसे पहले इनमें क्या डिफरेंस है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है इनमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। वेयर एज वाटर इज कंपाउंड बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इट, टू हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंशिएशन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उनके एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स होती हैं। लेकिन वाटर को कंपाउंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। मसलन 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इसके अंदर है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट का जो सिंबल होता है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो क्यों ज़रूरी है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में आपने बताना है। तो आप इसका आंसर में आप लिखेंगे सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज यूज टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स इन शॉर्टर फॉर्म एंड आल्सो टू रिप्रेजेंट द मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है एक एलिमेंट को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। और दूसरा उसका उस एलिमेंट का जो मास होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज H एंड फॉर कैल्शियम इट इज़ Ca, ठीक है। कैल्शियम का जो सिंबल है उसको Ca से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन के सिंबल को H से डिनोट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास इसमें है कि स्टेट द रीज़न सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज़ अ कंपाउंड। वो कह रहा है कि रीज़न लिखें कि जो सॉफ्ट ड्रिंक जो हम यूज़ करते हैं, जो पेप्सी, कोका कोला, 7 अप की जो हम यूज़ करते हैं ये मिक्सचर है लेकिन वाटर जो है वो कंपाउंड है। तो इसके आप आंसर में लिखेंगे नंबर 1 सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अ मिक्सचर बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड, बट वाटर इज़ अ कंपाउंड बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विच आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं इनको मिक्सचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेज होते हैं, ठीक है। और वो सब्सटेंसेज जो होते हैं वो केमिकली विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड, ठीक है। उनको केमिकली कंबाइंड नहीं होते। लेकिन जो वाटर होता है वो कंपाउंड होता है बिकॉज उसके अंदर जो उसके एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर आपने कुछ ऐड करना है तो वो प्रीवियस क्वेश्चन था वाटर वाला कंपाउंड क्यों होता है वो एक पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद देखें
तो नंबर सेकंड पे जो हमारे पास पॉइंट आता है वो क्या, सब्सटेंसेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन वाइल सब्सटेंस ऑफ वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन, दैट इज व्हाई सॉफ्ट ड्रिंक इज अ मिक्सचर एंड वाटर इज कम। ठीक है कि दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो फिजिकल मीन से सेपरेट की जा सकती है, लेकिन वाटर जो है वो फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके अंदर है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर। आपने इनमें से बताना है कि कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से कंपाउंड हैं और कौन से मिक्सचर हैं। तो इन सब को क्लासीफाई करने से पहले आप लोगों को एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स की और मिक्सचर की डेफिनेशन आनी चाहिए। अगर आप लोगों को इन तीनों की डेफिनेशन या इन तीनों की एक्सप्लेनेशन नहीं आती तो आप लोग क्लासीफाई नहीं कर सकेंगे। इसलिए मेरी जो प्रीवियस यूनिट्स हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में, काइंडली उनको रेफर करें। तो इसका आंसर देखें। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हीलियम एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब उसने पहला हीलियम है, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन है। दोनों में डिफरेंस समझ आया, पहला हीलियम है, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन है, H2। तो आप क्या लिखेंगे, बोथ आर एलिमेंट्स। ठीक है, हीलियम भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी एलिमेंट है। हमने पहले देख लिया पिछले क्वेश्चंस में कि हाइड्रोजन भी क्या होता है, एलिमेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर सेम टाइप ऑफ जो है एटम्स जो है वो पाए जाते हैं। तो बोथ आर एलिमेंट्स। नंबर 2 पे हमारे पास है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड CO, कोबाल्ट है ये। ठीक है, पहले वाला CO कार्बन मोनोऑक्साइड है और दूसरे वाला CO जिसमें स्मॉल o है ये कोबाल्ट है। ठीक है, CO इज अ कंपाउंड वाइल CO कोबाल्ट इज एन एलिमेंट। ठीक है, तो CO क्या हमारे पास कंपाउंड है क्योंकि इसके अंदर दो जो है वो एलिमेंट्स हैं, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, लेकिन कोबाल्ट जो है वो इटसेल्फ वन एलिमेंट है। तो CO जो है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये कंपाउंड है क्योंकि इसके अंदर दो एलिमेंट है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। लेकिन हमारे पास जो कोबाल्ट है वो उसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट है, वो तो एक सिंगल एटम है, तो इटसेल्फ वो क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया। इसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास है वाटर एंड मिल्क। वाटर क्या है और मिल्क क्या है। ठीक है, तो वाटर इज अ कंपाउंड वाइल मिल्क इज अ मिक्सचर। ठीक है, वाटर हमने अभी देखे पहले क्वेश्चन में भी देखा था कि वाटर क्या हमारे पास कंपाउंड है, लेकिन मिल्क जो है वो हमारे पास मिक्सचर है। मिल्क क्योंकि उसके अंदर केमिकली वो कंबाइंड नहीं होता, उसको फिजिकल मीन से सेपरेट जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, और उसके अंदर उसकी जो कंपोजिशन होती है वो भी फिक्स नहीं होती। ठीक है, तो वाटर इज अ कंपाउंड वाइल मिल्क इज अ मिक्सचर। अब नंबर 4 में है गोल्ड एंड ब्रास। ठीक है, तो गोल्ड इज एन एलिमेंट वाइल ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जिंक एंड कॉपर। आप ये पूरा लिखेंगे। अब गोल्ड जो है वो क्या है हमारे पास एलिमेंट है, वो इटसेल्फ वन है, लेकिन ब्रास जो है ब्रास के अंदर मिक्सचर होता है। ब्रास किस चीज़ का बनता है, ब्रास के अंदर जिंक होता है और कॉपर होता है। इन दोनों एलिमेंट्स का जो मिक्सचर होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रास बोलते हैं। तो ब्रास क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, गोल्ड हो गया एलिमेंट। अब नंबर 5 में है आयरन एंड स्टील। तो आयरन इज एन एलिमेंट वाइल स्टील इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन मेनली। आयरन जो है इटसेल्फ एन एलिमेंट है, लेकिन जो स्टील है, स्टील आयरन और कार्बन का बनता है। ठीक है, तो आयरन इटसेल्फ क्या हो गया, एलिमेंट, लेकिन जो स्टील हो गया वो क्या हो गया, मिक्सचर होगा, क्योंकि उसके अंदर मोर देन वन एलिमेंट जो है वो पाए जाते हैं। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर है डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, व्हाई इज इट नीडेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है और इसकी क्यों ज़रूरत होती है। आंसर में आप लिखेंगे कि द एटॉमिक मास यूनिट इज़ डिफाइंड एज, एटॉमिक मास यूनिट को कैसे डिफाइन किया जाता है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने जो है वो एक पूरी यूनिट है मेरी, उसके ऊपर मैंने जो है एक्सप्लेन किया है। आप काइंडली उसको रेफर्स कर सकते हैं अगर आप लोगों को मज़ीद डिटेल की ज़रूरत है तो द एटॉमिक मास यूनिट इज़ डिफाइंड एज द 1/12 द मास ऑफ एन वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, इट इज़ एक्सप्रेस विद EMU। मतलब किसी भी जो हमने किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास यूनिट फाइंड करना है तो उसको कैसे करेंगे, 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 है आइसोटोप। तो कार्बन 12 आइसोटोप का जो है मास जो होगा उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे 1/12 को। ठीक है, इट इज़ एक्सप्रेस्ड विद EMU। इसको डिनोट कैसे करते हैं, EMU से इसको लिखते हैं। ठीक है, तो इसके क्या लिखेंगे, द 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, तो 1/12 जो मास होता है कार्बन 12 आइसोटोप्स का, उसको उसके साथ कंपेयर करेंगे। हम नेक्स्ट में जब इसके न्यूमेरिकल देखेंगे तो वहाँ से हम इसकी डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो जाएगी, आप लोगों को सही समझ आएगी। इट इज़ यूज टू कंपेयर एटॉमिक मैसेज ऑफ अदर एलिमेंट्स विद एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो इसका क्या यूज़ होता है, क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक मैसेज को कंपेयर करना होता है कार्बन 12 एटम के जो एटॉमिक मास है उसके साथ, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको नीड है इसकी। अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखें, स्टेट द नेचर एंड नेम ऑफ द सब्सटेंस फाउंड बाय कंबाइनिंग
द फॉलोइंग, ठीक है, आपने बताना है, नेचर बतानी है और नाम बताना है उस सब्सटेंस का जो बनेगा, इनको हम ऐड करेंगे, इनको कंबाइन करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो इसके आंसर में क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, जिंक प्लस कॉपर, जिंक प्लस कॉपर को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ बनती है और उसकी नेचर क्या है। जिंक प्लस कॉपर मतलब बेसिकली ये केमिकल इक्वेशन पूछ रहे हैं आपसे। जिंक प्लस कॉपर को मिलाएंगे तो हमारे पास ब्रास बनता है जो कि सॉलिड होते हैं नेचर के अंदर, ठीक है। तो जिंक प्लस कॉपर को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनता है, ब्रास बनता है और उसको नेचर क्या सॉलिड है। नंबर 2 पे हमारे पास है वाटर प्लस शुगर, वाटर और शुगर को मिलाएंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो कि गैस की स्टेट में होती है। इसके अलावा वाटर बनता है हमारे पास जो कि लिक्विड की स्टेट में होता है, लिक्विड की नेचर में होता है, ठीक है। तो वाटर और शुगर को मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वाटर और शुगर को मिलाने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको हीट चाहिए, हीट नहीं होगी तो कैसे वाटर और शुगर जो आपस में मिलेगा। तो वाटर और शुगर को बनाने के लिए हीट चाहिए, हीट से क्या होता है, वो बुखारात बनती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में जो है वो रिलीज होती हैं और वो गैसेस स्टेट होती है। इसके अलावा वाटर बनता है, ठीक है, वाटर क्या हो जाता है, एक लिक्विड स्टेट की सूरत में बनता है, ऑल्दो वो वाटर के अंदर शुगर मिक्स हुई होती है लेकिन वो लिक्विड स्टेट में होता है वो। नंबर 3 पे हमारे पास एल्यूमिनियम प्लस सल्फर, एल्यूमिनियम सल्फर को मिलाएंगे तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनता है और ये सॉलिड इन नेचर होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट बनता है, सॉलिड इन नेचर होता है। नंबर 4 पे हमारे पास है आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल, मतलब इन तीनों को मिलाएं, आयरन को मिलाएं, क्रोमियम को मिलाएं और निकल को मिलाएं तो हमारे पास स्टेनलेस स्टील बनता है जो कि सॉलिड होता है, ठीक है। हमारे पास जो स्टेनलेस स्टील यूज़ होता है, ठीक है, उसमें आयरन, क्रोमियम और निकल यूज हुई होती है और ये सॉलिड इन। इसके बाद नंबर 14 पे देखें तो हमारे पास क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले वो कह रहा है कि डिफरेंशिएट करना है आपने, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और फार्मूला मास क्या होता है। फिर आपने जो है वो नीचे वो कुछ बताएगा आपको, उसमें से आपने बताना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किस किस का है, कौन कौन से जो है उनके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर आप लोगों को मॉलिक्यूलर मैथ्स और फार्मूला मैथ्स का डिफरेंशिएशन या एक्सप्लेनेशन नहीं आती तो मेरी पूरी यूनिट इसके ऊपर है, काइंडली उसको रेफर करें। मैंने इसमें सिर्फ जो है आपको लोगों को जो है वो क्वेश्चन कैसे करना है उसके बारे में बताना है। तो आंसर में आप लिखेंगे the sum of atomic masses of all the atoms present in one molecule of a molecular substance is called molecular mass, while formula mass is the sum of atomic masses of all the atoms present in the formula unit of a substance in an ionic form। तो दोनों में डिफरेंस समझ आया आप लोगों को क्या हो गया। अब देखें सबसे पहले जो है आपके मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्या होता है, इसमें द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज क्या करना है, आपने ऐड करना है एटॉमिक मैसेज को, किन के एटॉमिक मैसेज को, एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनका अपने एटॉमिक मास को ऐड करना है, उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। लेकिन फार्मूला मास ऐसा नहीं होता, फार्मूला मास के अंदर आयनिक सब्सटेंसेज होंगे, ठीक है, आयनिक जो है वो सब्सटेंस होंगे और उनके आपने क्या करना है, फार्मूला यूनिट जो है उनको ऐड करना है। बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक के अंदर आयनिक सब्सटेंसेज होते हैं, एक के अंदर जो है वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेज होते हैं, बस ये डिफरेंस होता है। मॉलिक्यूलर वाले को हम क्या बोलते हैं, वन मॉलिक्यूल, ठीक है, और आयनिक सब्सटेंस वाले को बोलेंगे फार्मूला यूनिट्स, बस ये दोनों में ये डिफरेंस होते हैं। नंबर 1 H2O, ठीक है, H2O हमारे पास वाटर है, ठीक है, ये बताना है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा कि नहीं होगा। वाटर हैज सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O सिंस इट्स ऑलरेडी इन सिंपल फॉर्म। वाटर जो H2O वो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है तो उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो भी क्या होगा, H2O। नंबर 2 NaCl, NaCl ये क्या है, अभी हमारे पास आयनिक सब्सटेंस है, तो NaCl डज नॉट हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला सिंस इट्स एन आयनिक कंपाउंड। तो ये आयनिक कंपाउंड है, इसके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला किनका होगा, जो मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेज होंगे। अब नंबर 3 पे आता है Ki, तो Ki डज नॉट हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला सिंस इट्स एन आयनिक कंपाउंड, ये भी आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, इसका भी जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है, ये भी आयनिक कंपाउंड है। इसके बाद नंबर 4 में जो हमारे पास है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो है, तो सल्फ्यूरिक एसिड हैज सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एज H2SO4, ठीक है, जिस तरह H2SO4 है सेम इसी तरह इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है सिंस इट्स ऑलरेडी इन सिंपल फॉर्म। तो H2O मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है और H2SO4 भी मॉलिक्यूलर है, इन दोनों का सेम है क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। लेकिन NaCl और Ki जो है वो ये दोनों क्या है, ये आयनिक सब्सटेंसेज है, आयनिक कंपाउंड है, इसलिए इनका जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है, ये दूसरे जो हैं वो कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है।
तो फार्मूला मास वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका नहीं है। अब नंबर 15 जो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास वो क्या है, विच वन हैज़ मोर एटम्स, 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम और 10 ग्राम ऑफ आयरन, इन दोनों में से किसके ज़्यादा आइटम्स हैं। ये अब न्यूमेरिकल है, आपने दोनों को बारी बारी करके जो है वो इसका जो है वो आंसर निकालना है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट वाले इसके 15 से 19 तक जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर ये एग्जाम में जो है वो आते हैं। तो इसके आंसर में आप लोग क्या लिखेंगे, आंसर में आप लोग जो है वो वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स बाय द फॉलोइंग फार्मूला। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इनके सबसे पहले जो है वो नंबर ऑफ एटम्स जो है हमने कैलकुलेट करने हैं। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 10⁻23, जिसको एवोगैड्रोस नंबर भी बोलती है। ठीक है, ये इक्वेशन आप याद रखें, ये हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला है, वेट को ऊपर रख के नीचे जो है वो मोलर मास से डिवाइड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। तो बारी बारी दोनों को जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लें 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हैज़, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 10 ग्राम डिवाइडेड बाई 27 ग्राम इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अब ये देखें 10 ग्राम कहाँ से है, उसका जो है वेट है वो 10 ग्राम एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का जो वेट है वो कितना है 10 ग्राम है। नीचे मैंने 27 कहाँ से लिखा, जो उसका मोलर मास होता है एल्यूमिनियम का ये 27 होता है, पीरियोडिक टेबल से आप जो है वो देख सकते हैं। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो इज इक्वल टू 2.22 इंटू 10⁻23 आ जाए। ठीक है, तो 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम के अंदर कितने एटम्स हैं, 2.22 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। अब दूसरा देख लेते हैं आयरन का, तो 10 ग्राम ऑफ आयरन हैज़ नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 10 ग्राम डिवाइडेड बाई 56 ग्राम इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। आपने ये सेम क्वेश्चन ऐसे ही करना है जैसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें 10 ग्राम उसका वेट है और 56 ग्राम उसका जो है वो मोलर मास है आयरन का। तो नंबर ऑफ एटम्स मेरे पास निकल आएंगे, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 1.07 इंटू 10⁻23। अब देखिए तो मेरे पास ये 10⁻23 10⁻23 दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा है। इसका क्या मतलब हो गया, ये अमाउंट, ये वैल्यू जिसके अंदर ज़्यादा होगी उसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ एटम्स भी ज़्यादा होंगी। इसके अंदर 2.22 है, इसके अंदर 1.07 है, तो किसके ज़्यादा हो गए, एल्यूमिनियम के हो गए। सो 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हैज़ मोर एटम्स कंपेयर टू 10 ग्राम ऑफ आयरन। इस तरीके से आपने जो है वो इस क्वेश्चन का जो है आंसर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 16 है विच वन हैज़ मोर मॉलिक्यूल्स, 9 ग्राम ऑफ वाटर और 9 ग्राम ऑफ शुगर। शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11। इसको भी आपने न्यूमेरिकल वे में सॉल्व करना है। तो इसको सोल्यूशन लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, आंसर में आपने लिखना है वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय द फॉलोइंग फार्मूला। ठीक है, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स थे, इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। फार्मूला कौन सा होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 10⁻23, जिसको एवोगैड्रो नंबर बोलती है। क्लियर हो गया, तो दोनों में क्या हो गया, सेम जो है आपने फार्मूला यूज़ करना है नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। अब 9 ग्राम ऑफ वाटर हैज़, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 9 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 ग्राम इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अब 18 कहाँ से आया, वाटर का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 18 होता है। जिसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इज इक्वल टू 3.01 इंटू 10⁻23 आ गया। अब इसी तरह जो है वो मैं 9 ग्राम ऑफ शुगर कैलकुलेट करूँगा, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 9 ग्राम डिवाइड बाई 342 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। 342 कहाँ से आया, शुगर का जो है वो मोलर मास मैंने कैलकुलेट किया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इज इक्वल टू 0.15 इंटू 10⁻23 आ गया। अब दोनों में देखें तो ये 10⁻23 कॉमन है, तो ये 3.01 जो है वो ग्रेटर है 0.15 से। तो इसका मतलब हो गया कि 9 ग्राम ऑफ वाटर जो है, सो 9 ग्राम ऑफ वाटर हैज़ मोर मॉलिक्यूल्स कंपेयर टू 9 ग्राम ऑफ शुगर। अब ये 342 जो आया, ये 342 ये आपको कैलकुलेट करना आता है। ठीक है, ये कार्बन 12 है, उसको मल्टीप्लाई किया, प्लस हाइड्रोजन 22 है, उनको ऐड किया, ऑक्सीजन 11 मल्टीप्लाई करके इन तीनों को ऐड किया तो 342 आया। अगर आपको मॉलिक्यूल्स नहीं निकालने आते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसके ऊपर भी मैंने जो है पूरी यूनिट जो है वो ऑलरेडी मेरी है, तो काइंडली उसको जो है वो आप रेफर करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है मेरे पास, वो है कि विच वन हैज़ मोर फार्मूला यूनिट्स, 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड और 1 ग्राम ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। ठीक है, इन दोनों में जो है वो किसके अंदर जो है फार्मूला यूनिट ज़्यादा है।
तो आप लिखेंगे आंसर में आप लिखेंगे वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स बाय द फॉलोइंग फार्मूला। इसमें नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23। सेम फार्मूला यूज होगा। तो आप लिखेंगे 1 ग्राम ऑफ NaCl हैज़ नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इज इक्वल टू 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 58 ग्राम इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अब ये देखें इनके अंदर फार्मूला यूनिट्स यूज़ होता है क्योंकि ये क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। उनके अंदर मॉलिक्यूलर मास यूज़ होता है या मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज़ होता है। इसके अंदर फार्मूला यूनिट्स यूज़ होता है क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। बाकी फार्मूला तो सारा सेम रहता है। तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इसके निकल आएंगे हमारे पास इज इक्वल टू 0.10 इंटू 10⁻23। अब दूसरा कैलकुलेट करेंगे तो 1 ग्राम ऑफ KCl जो है हैज़ नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इज इक्वल टू 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 74 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। 74 क्या है, इसका मोलर मास है KCl का। अब नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इसके कैलकुलेट करके निकलेंगे मेरे पास 0.08 इंटू 10⁻23। अब देखें 0.08 ग्रेटर होता है या 0.10 ग्रेटर होता है। तो 0.10 जो है वो ग्रेटर होता है कंपेयर टू 0.08 से। तो आपने लिखना है कि 1 ग्राम ऑफ NaCl हैज़ मोर फार्मूला यूनिट्स कंपेयर टू 1 ग्राम ऑफ KCl। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखें तो इसके अंदर आपने डिफरेंशिएट करना है बिटवीन होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स विद एग्जांपल। ये इसके ऊपर पूरी मेरी वीडियो है, पूरी यूनिट है इसके ऊपर, ठीक है। तो आप वो जो है वो काइंडली देख सकते हैं। तो दोनों को आपने डिफरेंशिएट करना है और एग्जांपल भी इसकी जो है आपने देनी है। तो आंसर में आप क्या लोग लिखेंगे, आंसर में आप लिखेंगे कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, फॉर एग्जांपल H2 हाइड्रोजन या एंड O3 ओजोन। तो होमो का क्या मतलब होता है, सेम। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर सेम टाइप्स ऑफ एटम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। एग्जांपल में हाइड्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं आप। इसके अलावा वाइल हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, फॉर एग्जांपल H2O वाटर एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है, CO भी लिख सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। हेट्रो एटॉमिक में डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, होमो में सेम टाइप ऑफ एटम्स जो है वो होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता होता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 में है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर मोर, 2 मोल ऑफ HCl और 1 मोल ऑफ NH3, ठीक है। अब वो दो दे रहे हैं हमें, ठीक है। वो कह रहे हैं कि 2 मोल ऑफ HCl है या 1 मोल ऑफ NH3। इसके अंदर किसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, आपने कैलकुलेट करने हैं। तो आंसर में लिखेंगे आप वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय द फॉलोइंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है वो फार्मूला कौन सा होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23। मतलब सिंपल हमने एवोगैड्रो नंबर को नंबर ऑफ मोल्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। अब देखें 2 मोल ऑफ HCl हैज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। आपने सिंपल एवोगैड्रो नंबर से 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास आएंगे 12.04 इंटू 10⁻23। अब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास आ गए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इसके अंदर 1 इंटू 12.02 इंटू 10⁻23 होंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास HCl के अंदर हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 1। तो हम ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हैं, ठीक है, जो हमारे पास 2 मोल हैं HCl के, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं 10.02 इंटू 10⁻23। हर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो एक हाइड्रोजन जो है वो एटम है। हर मॉलिक्यूल के अंदर कितने है, एक हाइड्रोजन एटम है। तो उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टोटल मेरे पास जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो आ गई है। तो वो क्या है, मेरे पास सेम ही है 12.04 इंटू 10⁻23। इसका मतलब हो गया कि 2 मोल ऑफ HCl के अंदर मेरे पास कितने हाइड्रोजन एटम है, 12.04 इंटू 10⁻23। अब इसी तरह दूसरा भी कैलकुलेट करेंगे। तो 1 मोल ऑफ NH3 जो है मेरे पास हैज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे 1 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। इसमें मोल्स कितने हैं, 1। तो 1 मोल को मैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। अब मैंने क्या निकालना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालने हैं। तो मॉलिक्यूल्स मेरे पास सेम ही आ गए। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन वो मल्टीप्लाई करूंगा 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अब 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, अब देखें
1 मोल ऑफ जो हाइड्रोजन NH3 है, इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, ठीक है। 1 मोल के अंदर 3 है, तो हमारे पास टोटल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने हैं, इनको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आएंगे। तो ये आगे 18.06 इंटू 10⁻23। तो किसके अंदर ज़्यादा हाइड्रोजन एटम हुए, तो इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ NH3 जो है उसके अंदर हाइड्रोजन एटम जो है वो ज़्यादा हो गए, ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल्स के अंदर भी आना है, वहाँ पे भी मैं इसको ज़्यादा जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा, आप लोगों को सही समझ आएगी। एग्जाम के अंदर आपने ऐसी ही कैलकुलेशन जो है वो निकालनी है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।